अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं एक गांव के स्कूल से प्राइमरी पास थी। दूसरी क्लास में मेरी दोस्ती गजाला से गहरी हो गई। उसके अब्बू जिम्मेदार थे और ये एक कदामत पसंद घराना था। गजाला का कुशादा मकान हमारे घर के करीब था। वालिद उनके माल मवेशी संभालते थे, तब भी अम्मी का उनके यहाँ आना जाना रहता था। वो छोटे मोटे कामों में गजाला की वालिदा का हाथ बटा देती थी। बचपन से मैं उस घराने से मानूस थी। अम्मी के हमरा उनके घर जाया करती थी, तभी मेरी दोस्ती गजाला से हुई। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी माँ ने भी अपने बच्चों के जहन में ये बात ना डाली कि वो अमीर हैं और हम गरीब हैं। वो हमसे अच्छा सलूक रवा रखती थीं। मुझे और गजाला को एक साथ खाना देती और साथ बैठाकर खिलाती। ताहम मुझको उनके घर जाकर इस बात का एहसास शिद्दत से होता था कि वो बड़े लोग हैं, अमीर हैं और हम गरीब हैं। हमारा उनका मुकाबला नहीं है। एहसास कमतरी की सबसे बड़ी वजह हमारे और उन लोगों के रहन सहन का फ़र्क था। उनका मकान आलीशान, सहन वसी और बरामदे कुशादा, फर्नीचर भी ऐसा था कि जिसको काबिले दीद कहना चाहिए, जबकि हमारे घर में पर्दे थे और नौमदा फर्नीचर था, बल्कि मोटे बान की टूटी फूटी चारपाइयाँ थीं। मेरा नन्हा सा दिमाग इस तबकाती फ़र्क के असबाब तलाश करने की सलाहियत न रखता था, लिहाजा अपने घर की गुर्बत का एहसास सताने लगता। इन्हीं चीज़ों ने ऐसी हसरत को जन्म दिया कि जिसने छोटी सी उम्र में मेरे अंदर की दुनिया को तहोबाला कर दिया। हरदम यही सोचती थी कि एक अच्छी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। जो उम्र बढ़ती गई, शौर भी बढ़ता गया। जब गजाला को स्कूल दाखिल किया गया, उसकी माँ यानी बीबी साहबा ने मेरी अम्मी को मजबूर किया कि वो मुझे भी स्कूल में दाखिल करा दे। बीबी के मजबूर करने पर अम्मा ने स्कूल भेजा, जहाँ और लड़कियों को देखकर मेरे अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उमंग पैदा हो गई। हमारी टीचर कहती थी कि तालीम हासिल करने से गुर्बत दूर होती है और इंसान के हालात अच्छे हो सकते हैं। जिन दिनों 5वीं में थी, खाला रुकैया एक दिन घर आईं और अम्मी से कहा कि बस अब अपनी बेटी की मंगनी मेरे अख्तर से कर दो। ये 11 बरस की हो रही है, 2-3 साल तक विदाई के लायक हो जाएगी। जब मैंने खाला की बात सुनी तो दिल डूब सा गया। खाला वाले तो हमसे भी ज़्यादा गरीब थे। खाला बेवा थीं, सारा दिन खजूर के खुश्क पत्तों से चटाइयाँ और तीलियों से छाछ बनाती, कभी चंगेरियाँ बनाती। उनका बेटा अख्तर भी कोई ख़ास काम नहीं करता था, वो अनपढ़ था। भला उस घर में मेरी किस्मत का सितारा क्यों कर रोशन हो सकता था कि अमीरी के ख्वाब पूरा करती। खाला और अख्तर हकीर फ़कीर नज़र आने लगे। पहले ही उनके घर जाना पसंद नहीं करती थी। स्कूल की सहेलियां और हम जमात लड़कियां खुशहाल घरों की थीं। उन्हीं जैसे घर अब मेरे ख्वाबों में बस गए थे। सोचों के गर्दाब में फंसी मैं 15 बरस की हो गई। दुआ करती कि खाला और अख्तर से वास्ता ना पड़े और कभी उनके घर बहू बनकर ना जाऊं। ये बात जुबान से कह ना पाती कि अम्मा से भी डर लगता था। जाहिर है वो यही जवाब देती, अख्तर से शादी ना करेंगे तो क्या कोई शहजादा तुझ गवालन को ब्याहने आएगा। हमारे मोहल्ले में अहमद रहता था, जिसका बाप कमाने सऊदी अरेबिया गया हुआ था। पहले ये लोग हम जैसे थे, लेकिन चाचा फजल के जाने के बाद रफ्ता रफ्ता उनका शुमार खुशहाल लोगों में होने लगा। अहमद इकलौता था, सर पर बाप न था और माँ मिस्कीन सी औरत थी। तभी अहमद ने परपुर्जे निकाल लिए। वो माँ को गर्दानता न था और बाप की कमाई पर ऐश में रहता था। जितने रुपए चाहता वालिदा से खसूट लेता, शहर के मेले ठेलों में घूमता और नित नए कपड़े बनवाकर गांव में हीरो बना फिरता। 15-16 बरस की लड़कियां तो बस ज़ाहिरी शोशा पर मर मिटती हैं। ये बेफिक्रा खुश खुराक और सूरत भी अल्लाह ने अच्छी बनाई थी, तभी सेहत काबिले रश्क थी। जब से उनके घर में खुशहाली आई थी, उसका शुमार खूबसूरत नौजवानों में होने लगा था। फिर टिप टाप ऐसी कि वो हर गांव की गोरी का आइडियल बन गया। मैं खाला सोबिया के घर अक्सर उधार लेने जाया करती थी। जब घर में किसी शय की कमी होती, अम्मा मुझे उनके घर दौड़ाती। खाला सोबिया कुछ भी देने से कभी इनकार न करती थीं, क्योंकि मेरी माँ से उनकी बचपन से दोस्ती थी और उनका दिल नहीं बदला था। मेरा उनके यहाँ बचपन से आना जाना लगा रहता था। इसी बायस अहमद मेरे लिए अजनबी न था। अक्सर सामना हो जाता
और हम बातचीत भी कर लिया करते थे। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में उसके साथ जीवन बसर करने के ख्वाबों ने बसेरा कर लिया। उसके मुकाबिल भला अख्तर की क्या औकात थी। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना ना चाहती थी। अंदाज़ा ना था कि मेरा अंदाज़ा कितना गलत है। अहमद ऐसी सिफात का मालिक न था जैसा उसे समझ रही थी। इतनी तो अकल न थी जो सोचती कि अहमद जो गांव के बेकार नौजवानों के बीच हीरो बना फिरता है, दरअसल ये उसके बाप की कमाई का कमाल है। भला उसके साथ जिंदगी अच्छी क्यों कर गुजरती, जिसमें खुद कमाने और कर दिखाने की सलाहियत ना हो। इस पर यह कि 8वीं पास करके उसने स्कूल को खैरबाद कह दिया और अब आवारा लड़कों के साथ वक्त पास करके बेमकसद जिंदगी बसर कर रहा था। जब दिल किसी पर आ जाए तो फिर नफा और नुकसान कौन सोचता है। मैं भी हरदम यही दुआ करती थी कि अहमद से मेरी शादी हो जाए, लेकिन माँ अपने इरादे की पक्की थी। वो मेरे बारे में जो कुछ सोच बैठी थी अब उसे अमली जामा पहनाने के दर पे थी। जिस रोज़ खाला अख्तर से मेरी मंगनी की तारीख लेने आई, उनको देखकर खुद को कमरे में बंद करके रोना शुरू कर दिया। वो कुछ परेशान हुई तो माँ ने बात बना दी कि सुबह से इसके पेट में दर्द था, मंगनी का मौजूद धरा रह गया। और खाला जल्दी जल्दी घर को चली गईं ताकि मेरे लिए दवा दारू भिजवा दें। उनके जाने के बाद अम्मा ने दरवाज़ा बजाकर खुलवाया और कड़े तेवरों से बोली, क्यों, ये क्या ड्रामा है? मैं भी समझती हूँ ये बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं किए। मौका अच्छा था, मैंने दिल की बात कह दी कि अम्मा तुम ठीक समझी हो, मैं हरगिज़ तुम्हारे निकम्मे भांजे और गरीब बहन के घर को कबूल नहीं करूँगी। यहाँ भी गुर्बत, वहाँ भी वही मुफलिसी के अजाब। मेरे लिए किसी खाते पीते घराने का रिश्ता क्यों नहीं देखती? माँ को तवक्को न थी कि मेरे मुंह में गज भर की जुबान छुपी हुई है। वो पाँव से जूती उतार कर ताबड़तोड़ मेरी कमर पर बरसाने लगी। फिर कहा कि नामुराद, 5 जमातें क्या पढ़ ली, गज भर की जुबान हो गई है। अम्मा ने अगले रोज़ खाला को बुलाकर निकाह की तारीख तय कर दी। मैं तो अहमद से आखिरी मुलाकात भी न कर सकी और माँ ने 3 कपड़ों में लपेटकर खाला के आंगन में धक्का दे दिया। निकाह के बोल अख्तर से पढ़वाते ही माँ का आंगन पर आया और खाला का घर मेरा हो गया। जिस घर को अपना घर नहीं बनाना चाहती थी, जिस घर से दूर भागती थी, वही घर और वही गुर्बत मुकद्दर बन चुकी थी। दुल्हन बनकर ज़रा खुश ना थी। मुझे तो अहमद की मोहब्बत रोग बनकर खाई जाती थी। अलबत्ता अख्तर मुझे पाकर खुश था। उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली आ गई। वो अब कमाने की फिक्र करने लगा ताकि मुझे खुशियां दे सके, अच्छा खाने और पहनने को मुहैया कर सके। उसने शहर जाकर काम ढूंढ लिया और एक मेडिकल स्टोर पर मुलाजिम हो गया। सुबह का गया, रात को लौटता। तनख्वाह 6000 रुपये थी, जो हमारे गुजारे के लिए बहुत थी, लेकिन इस तनख्वाह में सिर्फ गुजारा हो सकता था, अच्छा मकान नहीं बन सकता था। घर में टीवी, फ्रिज और सोफ़ा सेट नहीं आ सकते थे। मखमल और रेशम के कपड़े भी नहीं खरीदे जा सकते थे। जेवर तो दूर की बात थी। वो ख्वाब जो मैंने कमारेपन में देखे तो वो अब एक बच्ची की माँ होने के बावजूद मेरा पीछा कर रहे थे। मैं अब भी जब मौका मिलता खाला सोबिया के घर जाती और अहमद का दीदार कर लेती। वो मेरी आंखों के इशारों को खूब समझता था और बातचीत का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था। अख्तर एक सीधा साधा लड़का था। वो मुझे हर हाल खुश देखना चाहता था। अपने ऊपर कुछ खर्च ना करता, लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता। उधर मैं थी कि उसकी कोई बात, कोई अदा मुझको अच्छी ना लगती थी। एक रोज़ मेरी बेटी, जो कि सिर्फ 1 साल की थी, बीमार पड़ गई। उसे तेज़ बुखार चढ़ा। मैं घबरा गई। अख्तर शहर काम पर गया हुआ था और सास अपने भाई से मिलने साथ वाले गांव जा चुकी थी। तभी अपनी बेटी अस्मा को बाहों में लेकर गांव के हकीम साहब के मतब जाने को अकेली ही निकली। बदकिस्मती से रास्ते में अहमद मिल गया। उसने पूछा, क्या बात है, किधर जा रही हो और क्यों ऐसी परेशान दिखती हो? मेरी अस्मा बीमार पड़ गई है, हकीम साहब को दिखाने जा रही हूँ। बोला, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं लिए चलता हूँ। धूप में पैदल चलोगी तो बच्ची को बुखार और चढ़ जाएगा। नहीं अहमद, किसी ने देख लिया तो क्या, हम कोई चोरी करने जा रहे हैं? क्या गांव के लोग हमको जानते नहीं? तेरी बच्ची को इतना तेज बुखार है। मेरी मान, तू हकीम साहब को रहने दे, मेरे साथ चल, मैं इसे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। चल चल बैठ जा मेरी मोटरसाइकिल पर। डर नहीं, कोई नहीं देखने वाला।
और तेरा शौहर तो यूं भी शहर गया है, रात को ही लौटेगा। हम अभी घंटे में लौट आते हैं। ममता की मारी ने उसकी बात मान ली या कि लाशौरी तौर पर अहमद की रफाकत चाह रही थी। वो मुझे शहर ले चला। डॉक्टर को दिखाकर हमने दवा ली और जब लौट रहे थे एक जगह मोटर बाइक रोककर उसने कहा, आइसक्रीम खाएगी? चल खा ले, यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। मेरा हलक प्यास से खुश्क हो रहा था। मैं उसके साथ आइसक्रीम हॉल में चली गई, जहाँ गोल छोटी मेज़ों के इर्द गिर्द 3-3 कुर्सियाँ लगी थीं। हम एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। उसने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। अभी एक चम्मच ही खाया था कि सामने वाली मेज़ पर 2 आदमी आकर बैठ गए। जिस शख्स का रुख बिल्कुल मेरे सामने था, जब उस पर नज़र पड़ी तो मेरी जान निकल गई। वो अख्तर था और मुझे यूं घूर रहा था जैसे दिन में कोई भयानक ख्वाब देख रहा हो। उसे यकीन न आ रहा था कि ये मैं हूं। एक लम्हे के तवक्कुफ बिना वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने साथी से कुछ कहा और हाल से निकल गया। अब काटो तो लहू नहीं बदन में। मैंने अहमद से कहा, हरगिज घर न जाऊंगी। अब ये सीधा घर ही जाएगा और यकीनन आज मुझे मार डालेगा। अहमद खासा घबरा गया, ताहम उसने अपने हवास पर काबू पाया और कहने लगा, इतनी हिम्मत इसमें नहीं कि तुमको मार डाले। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तलाक दे देगा। तो मैं भी यही चाहता हूं। मेरी वजह से होगी ना तुमको तलाक, तो मैं कर लूंगा तुमसे शादी। डर नहीं और घर भी ना जाना, बल्कि अपने मामू के घर चली जा। तेरी माँ उधर होगी और सास भी। सारा माजरा अम्मा से कह दे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने भी आफियत इसी में जानी कि और कोई हल ना था। मोटरसाइकिल पर अहमद ने मुझे मामू के घर के सामने उतार दिया, जहां खाला और अम्मी मौजूद मिली, क्योंकि मामू की तबीयत ठीक ना थी और दोनों बहनें उनको पूछने आई हुई थीं। जाते ही मैं रोने लगी। माँ का हाथ पकड़कर अस्मा के माथे पर रखा कि देख माँ, ये कैसी बुखार में तप रही है। डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी था और डॉक्टर का क्लिनिक शहर में है। तो मैंने ही अख्तर से कहा कि मुझे क्लिनिक ले चलो। रात को अख्तर आएगा, तब तक ना जाने बच्ची का क्या हाल हो जाए। शहर में अख्तर ने मुझे अहमद के साथ देख लिया है। वो अब मेरा हशर करेगा। मैं अब घर ना जाऊंगी। खाला भी तावील सुनकर कुछ परेशान हो गई। कहने लगी, आपा तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैं घर जाकर पहले अख्तर का मूड देख लूं, समझा बुझाकर बेटे का गुस्सा ठंडा कर लूं, तो इसको आकर तुम्हारे घर से ले जाऊंगी। माँ ने भी आफियत इसी में जानी। मैं अपनी माँ के साथ उनके घर और खाला अपने घर चली आई। खुदा जाने क्या बातें अख्तर और खाला के बीच हुईं। उसने मुझे 2 दिन बाद तलाक भिजवा दी। दोनों का यही कहना था, बेशक अस्मा मर जाती, लेकिन तुमको हरगिज अख्तर के साथ उसके मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर ना जाना चाहिए था। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आखिर वो गैर था, क्या लगता था तुम्हारा जो तुम उसके हमरा गई। तलाक मिल गई। मलाल थोड़ा सा और खुशी ज्यादा थी कि जो ख्वाब देख रही थी अब उसकी ताबीर मिल जाएगी। लेकिन अंदेशा अस्मा के बारे में था कि कहीं अख्तर ने उस नन्ही सी जान को मुझसे छीन लिया तो क्यों कर जी पाऊंगी। अख्तर ने बच्ची का मुतालबा भी ना किया। मेरी जान में जान आ गई और साल भर में अपनी वालिदा के घर रही। इस दौरान जब मौका मिलता अहमद से मुलाकात की कोशिश करती। बिल आखिर मेरा निकाह अहमद से हो गया। मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई। चंद दिन खुशहाली के नसीब में थे सो देख लिए। मेरी शादी के 1 साल बाद सुसर साहब के बारे में इत्तला आ गई कि वो सऊदी अरेबिया में कार एक्सीडेंट में फौत हो गए हैं। उनकी वफ़ात के साथ ही खाला सोबिया और अहमद की खुशबख्ती का सूरज भी गुरूब हो गया। जब रियाल ही कमाने वाला ना रहा तो आहिस्ता आहिस्ता जमा पूंजी ख़त्म होने लगी। ऐसी जमा पूंजी कब तक साथ देती कि जब अखराजात होते जाएं लेकिन ज़रिया आमदनी ना हो। अख्तर को कोई हुनर आता था और ना 8वीं पास को नौकरी मिलती थी। ठाठ से जीने की आदत पड़ चुकी थी। अब मट्टी ढोने या चौकीदारी करने में इज्जत जाती थी। मौसूफ घर में निकम्मे बैठ रहे। पहले माँ का जेवर बेचा, फिर घर का फर्नीचर और आखिर में मकान बेच दिया। खुद किराए के बोसीदा से मकान में रहाइश इख्तियार कर ली। हर बार कहते थे कि इस सरमाए से कारोबार करूँगा। कारोबार का सलीका ना था। जब रकम जेब में आती उबाश दोस्त घेरे में ले लेते और वो रुपया भी ज़ाय हो जाता, जिससे कारोबार का ख्याल करके घर बार और कीमती इशिया फरोख्त की थी। आखिरकार कंगाल हो गए। सोबिया खाला ने दिल को सदमा लगाया
और 2 साल में अल्लाह को प्यारी हो गई। अब वही मैं थी, वही गुर्बत थी और निकम्मा निखट्टू शौहर अहमद था जो कभी मेरे ख्वाबों का शहजादा हुआ करता था। अब पता चला कि मोहब्बत कुछ नहीं, असल अहमियत तो मर्द की कमाई की होती है। अहमद ने तो सिर्फ दिखावे का प्यार किया था। उसने भी दिल से अस्मा को बेटी तस्लीम ना किया, क्योंकि ये उसकी बेटी थी भी नहीं। मुझे बहुत जल्द इल्म हो गया कि ये मेरी बेटी से झूठा प्यार जतलाता है। एक रोज़ उसने इस अमर का सबूत भी दे दिया। जब अस्मा 15 बरस की हो गई तो 4 लाख के एवज उसका निकाह एक बूढ़े से कर दिया और मेरी बच्ची को पैसों की खातिर अंधे कुएं में धकेल दिया। मैं कुछ भी न कर सकी, रोती हुई अस्मा के आंसू भी न पूंछ सकी। उसे इस जुल्म से क्यों कर बचाती कि उसका कोई वाली वारिस था भी नहीं। अहमद ने कहा, शुक्र करो कि इज्जत से तुम्हारी लड़की एक खुशहाल घर में ब्याह दी है, और न जाने इसका क्या हशर होता, गुर्बत इसका भी मुकद्दर बन जाती। खुशहाल घर तो था, मगर बूढ़े शौहर की मनकूहा के पास वो खुशियां ना थीं जो एक जमा साल दुल्हन का हक होती हैं। अब पछताती थी कि क्यों अपने ख्वाबों की दीवानी बनी कि सब कुछ लुट गया। सच है कि दौलत नसीब से ही मिलती है, जिनके मुकद्दर में अमीरी होती है उनको मुयस्सर आती है। अख्तर ने दुबई जाकर मेरे बाद इतनी दौलत कमाई कि गांव में महल नुमा मकान बनवाया और कार नौकर रख लिए। उसकी दूसरी बीवी सोने से लदी रहती है और ऐश करती है, लेकिन मैं आज भी अपनी माँ की तरह मेहनत मुशक्कत करके गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूँ। इसको अपना मुकद्दर ना कहूँ तो और क्या कहूँ। इसलिए जो लड़कियां अमीर लड़कों के ख्वाब देखती हैं वो संभल जाएं, क्योंकि ये सब अल्लाह के हाथ में है। न जाने कब कौन अमीर हो जाए और कौन गरीब। बस कोशिश करें लड़का इज्जत की कमाकर खिलाने वाला हो, प्यार करने वाला हो, इज्जत देने वाला हो, जो मेहनत करना जानता हो और करता हो। अल्लाह उसके हालात बदल देता है। लेकिन जो निकम्मा हो, उसके पास चाहे कितनी ही दौलत क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।